नमस्कार बच्चों। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया के बारे में हमने कल के वीडियो में देखा था, समझा था। अब उसी क्रम में बच्चों आज हम आगे चलते हैं। हम कुछ छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एक एक अंक के बोर्ड की परीक्षाओं में ये पिछले कई वर्षों में आ चुके हैं। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हुए हैं। आइए एक एक करके इन प्रश्नों के बारे में समझते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न कि एक ऐसी धातु का नाम लिखो जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। बच्चों, कभी कभी इम्तिहान में ये आता है कि एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बच्चों, आपने देखा है कि जितनी भी धातुएं हैं वो सब ठोस अवस्था में होती हैं। धातुओं का नाम हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत यही क्लिक होता है कि धातुएं सभी ठोस होती हैं। लेकिन बच्चों, एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और उसका नाम है पारा यानी मरकरी। तो बच्चों, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिए। इसी तरह से एक और प्रश्न है कि एक ऐसी धातु का नाम बताओ जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सके। बच्चों, धातुओं की बात करते हैं तो चाहे वो लोहा हो, तांबा हो, सोना हो, जिंक हो या कॉपर हो, कोई भी धातु हो, अगर हम धातु की बात करते हैं तो ये दिमाग में प्रश्न आता है कि चाकू से हम किस धातु को काट सकते हैं। क्या लोहा, सोना, चांदी इसको चाकू से काट सकते हैं? तो उत्तर दिमाग में ये आता है कि नहीं। लेकिन बच्चों, एक सोडियम धातु ऐसी है जिसे हम बड़ी आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या है? सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम बड़ी आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हैं। बच्चों, इसी क्रम में एक और प्रश्न है कि एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक हो। तो बच्चों, ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक, ऐसी धातु जो सबसे अच्छी चालक है वो चांदी होती है। वो चांदी होती है। बच्चों, हमने देखा है कि हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाले, चाहे वो पंखे हों या पानी की मोटरें हों या अन्य कोई बिजली से चलने वाले जो संयंत्र हैं, उनमें जो वाइंडिंग होती है वो आपने कॉपर की वाइंडिंग देखी है। बच्चों, कॉपर भी एक बहुत अच्छा चालक है विद्युत का, ऊष्मा का। लेकिन चूंकि कॉपर जो धातु है वो महंगी नहीं है, सस्ती धातु है और चांदी बहुत कॉस्टली है, इसलिए चांदी के तार खरीदना या तार बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम उसके स्थान पर कॉपर धातु का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम सबसे अच्छे चालक की बात करेंगे तो बच्चों, सिल्वर यानी चांदी जो है वो सबसे अच्छी चालक धातु है। अब बच्चों, इसी क्रम में एक और प्रश्न हम लेते हैं। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो ऊष्मा की कुचालक है। अभी हम अच्छे चालक की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कि ऊष्मा के एक जो अच्छे कुचालक हैं उनको भी बताइए। तो बच्चों, पारा यानी मरकरी एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक है। इसी तरीके से बच्चों, जो सीसा है वो भी ऊष्मा का कुचालक है। तो पारा और सीसा ये दो इस तरह की धातुएं हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। बच्चों, इसी क्रम में एक और हम प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण है कि सोडियम को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। बच्चों, जो सोडियम धातु है उसे कभी खुले में नहीं रखा जाता, उसे कभी भी खुले में नहीं रखा जाता। सोडियम धातु को हमेशा केरोसिन के डिब्बे में, केरोसिन की बोतल में डुबा करके, केरोसिन यानी जो केरोसिन जो ऑयल होता है, मिट्टी का तेल, उसमें हमेशा हम डुबा करके रखते हैं। तो प्रश्न ये है कि इसको डुबा के क्यों रखते हैं, खुले में क्यों नहीं रखते? तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरीके से है।
इसको हम ऐसे समझें कि एक तो सोडियम बहुत ही क्रियाशील होती है, बहुत जल्दी क्रिया करती है, और सोडियम को अगर हम खुले में रख दें, यानी केरोसिन में डुबा के ना रखें, वायु में रख दें, खुले में रख दें, तो वो बेटा वायु के साथ अभिक्रिया करके उसमें आग लग जाती है। तो खुले में रखने से यानी वायु में रखने से उसमें आग लग जाती है। इससे बचाने के लिए उसे हम केरोसिन के तेल में या केरोसिन में उसको डुबा के हम हमेशा रखते हैं। बच्चों, आपने देखा हुआ कि गलियों में कुछ जादूगर तमाशा दिखाने के लिए आते हैं, तो कभी कभी कहते हैं कि हम पानी में आग लगा देते हैं, तो वो ऐसे मंत्र सा फूकेंगे पानी के ऊपर और बच्चे खुश हो जाते हैं देख के कि वो पानी में आग लगी। दरअसल होता क्या है बच्चों कि वो उस पानी के अंदर सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा फेंक देते हैं, चाहे वो छोटा सा सरसों के बराबर का दाना ही हो, लेकिन जैसे वो पानी में जाता है तो उसमें आग लग जाती है। क्योंकि वायु में और पानी में नमी में जाते ही सोडियम में आग लग जाया करती है। तो बच्चों, इस तरह से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। अब हम एक और प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? और आयरन के साथ यदि तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए तो उस अभिक्रिया को भी लिखिए। तो बच्चों, पहली बात ये कि अभिक्रियाशील धातु को जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और अभिक्रिया को हम इस तरह से लिखेंगे कि Fe+H2SO4, आगे तीर का निशान लगाएंगे। FeSO4 जो कि जलीय विलयन है FeSO4 का, मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा भी है AQ के मतलब एक्वस यानी जलीय विलयन है इसका, प्लस H2 यानी H2 गैस है। गैस को मैंने G से इंगित किया है ब्रैकेट में, तो ये गैस होती है इसलिए G लिखते हैं ब्रैकेट में। तो Fe+H2SO4, आगे तीर का निशान FeSO4+H2। तो बच्चों, आपने देखा कि इस तरीके से हम इस रासायनिक अभिक्रिया को समझा सकते हैं। इसी क्रम में अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? ये अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। बच्चों, आयनिक यौगिकों में जो धनायन और ऋणायन होते हैं ये आपस में प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, और इस जुड़ाव को, इस बंध को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन यौगिकों के गलनांक भी उच्च होते हैं। अगर गलनांक उच्च नहीं होंगे तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों, इससे आगे हम अब चलते हैं, अगला टॉपिक हम लेते हैं कि खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, गैंग किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में भी आपको समझना चाहिए और बड़े प्रश्न के रूप में भी ये परीक्षाओं में आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक ये खनिज क्या होते हैं। बच्चों, खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं, इनको हम खनिज कहते हैं। बच्चों, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं या पाई जाती हों तो वो खनिज कहलाते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं अयस्क की। वो खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से हो जाए, बहुत कम दर पर यानी सस्ता हो जाए, तो ऐसे खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। बच्चों, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसान और सस्ता सुलभ हो जाए, ऐसे खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। अब अगर बच्चों हम गैंग की बात करें तो बच्चों,
जो अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं, या हम यूँ कहें कि अयस्क में विद्यमान अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। यानी अयस्क के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनको हम गैंग बोलते हैं। गैंग मीन्स इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियाँ। बच्चों, एक अगला प्रश्न है कि दो ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हों। बच्चों, हमेशा याद रखिए, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातुएं हैं, वो धातुओं में सबसे महंगी धातुएं हैं। तो वो बच्चों सोना और प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम। बच्चों, इसी तरीके से अगला प्रश्न कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं। बच्चों, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। इसका उत्तर ये है कि ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ऑक्सीजन के साथ अधातुएं किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। बच्चों, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है कि खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। तो बच्चों, खनिज और अयस्क में अंतर लिखने के लिए अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि कागज़ के बीच में एक खड़ी लाइन खींच करके एक साइड में हम खनिज लिख लें और दूसरी साइड में अयस्क लिख लें, तो खनिज के नीचे बेटा खनिज के जो गुण हैं उनको लिखते चले जाएं और अयस्क के नीचे जो अयस्क के जो गुण होते हैं उनको लिखते चले जाएं, तो उनके जो अंतर हैं वो अपने आप डिफाइन हो जाते हैं। तो बच्चों, इसी तरीके से हम एक साइड में खनिज लिखें और दूसरी साइड में अयस्क। यदि हम खनिजों की तरफ चलें तो पहला लक्षण इसका हम ये लिखेंगे, इस तरीके से परिभाषित करेंगे इसको कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। यानी इसमें हमने खनिज की परिभाषा लिख दी। तो दूसरी तरफ बेटा हम अयस्क को परिभाषित कर देंगे। कैसे? कि जिन खनिजों से धातुएं कम व्यय पर सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं उनको हम अयस्क कहते हैं। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं। इसी तरह से खनिजों की तरफ अगर हम दूसरा पॉइंट लें कि कुछ खनिजों में धातु जो है वो कम प्रतिशत मात्रा में होती है, और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं कि प्रतिशत मात्रा जो है पर्याप्त होती है, यानी अधिक होती है। बच्चों, इसी तरीके से खनिजों की तरफ अगर हम एक पॉइंट और ले लें कि कुछ खनिजों में अवांछित अशुद्धियां होती हैं, यानी जो खनिज होते हैं उनमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, और ये जो है निष्कर्षण में जब धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं इम्प्योरिटीज। लेकिन बच्चों, अगर हम अयस्कों की बात करें तो उनमें अवांछित अशुद्धि नहीं होती है। तो हम 2 या 3 अंतर बच्चों इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप इसको नोटबुक में उतार के इसको ढंग से याद कर लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसी क्रम में बच्चों एक और प्रश्न हम लेते हैं कि एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं संक्षारित क्यों नहीं होती हैं। बच्चों, हमने देखा हुआ कि लोहे से जो वस्तुएं बनी होती हैं उनके ऊपर जंग वगैरह आ जाती है, जिसके कारण एक जंग की लेयर सी बन जाती है और वो फिर हटने लगती है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि लोहे से बनी वस्तुओं का क्षरण होने लगता है। तो एल्युमिनियम से जो बनी वस्तुएं हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनका क्षरण नहीं होता, यानी उनमें संक्षारण नहीं होता है। इसका क्या कारण है बच्चों, हमको ये समझाना है कि एल्युमिनियम से बनी वस्तुएं संक्षारित क्यों नहीं होती हैं। तो बच्चों, इसको हम इस तरीके से समझें कि वस्तुओं की, यानी जो एल्युमिनियम से जो बनी वस्तुएं हैं कि वस्तुओं की सतह पर एल्युमिनियम और वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब होती है तो एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जो एल्युमिनियम से बनी वस्तुएं होती हैं उनकी ऊपर की जो सतह होती है उस पर एल्युमिनियम जो है वायु के साथ रिएक्ट होकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देते हैं।
जिससे ये लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है। और बच्चों ये जो लेयर है, ये जो परत है, ये संक्षारण को रोक देती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एल्युमिनियम से बनी जो वस्तु है उसको संक्षारित नहीं होने देती और उसमें एक सुरक्षा कवच की तरह से ये काम करती है। बच्चों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि अम्लराज क्या होता है, यानी अम्लराज किसे कहते हैं। बच्चों यदि हम शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कंसंट्रेट जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल यानी शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शांत नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का 3:1 का एक मिश्रण तैयार करें, यानी एक मिश्रण ऐसा तैयार करें बच्चों जिसमें 3 भाग तो शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो और 1 भाग शांत नाइट्रिक अम्ल हो। यानी पहली बात आपको याद रखनी है कि अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है। ये दोनों अम्ल कंसंट्रेट होते हैं यानी सांद्र होते हैं और दोनों का जो अनुपात है वो 3:1 का अनुपात होता है, यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल मिलकर के जो मिश्रण बनता है उसे बच्चों हम अम्लराज कहते हैं। ये जो अम्लराज है इसको हम एक्वा रेजिया के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इसको भी आप ढंग से याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बच्चों अब हम एक अगला प्रश्न लेते हैं कि प्रगलन क्रिया क्या होती है। ये जो प्रगलन क्रिया है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों कि जो निस्तापित अयस्क होता है जिसे हम भर्जित अयस्क भी कहते हैं, तो इस निस्तापित अयस्क में कुछ अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं। तो इस अगलनीय अशुद्धियों को गला करके दूर करने का जो सिस्टम है या दूर करने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रगलन कहते हैं। बच्चों भर्जित या निस्तापित अयस्क में विद्यमान अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर दूर करने की जो प्रक्रिया है वह प्रगलन कहलाती है। बच्चों इसमें भर्जित या निस्तापित जो अयस्क है उसमें गालक और कोक मिला दिया करते हैं, गालक और कोक को मिला देते हैं। तो गालक और कोक को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है, जो मिश्रण बनता है, उसको हाई टेम्परेचर पर यानी उच्च ताप पर गलाते हैं। तो उच्च ताप पर जब हम इसको गलाते हैं तो ये अगलनीय जो अशुद्धियां हैं वो हमें धातुमल के रूप में प्राप्त हो जाती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि धातुमल के रूप में ये अशुद्धियाँ जो है इम्प्योरिटी ये पृथक हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। और ये जो धातुमल है जो सेपरेशन होने के बाद जो निकला है ये पिघली धातु के ऊपर तैरता रहता है। बच्चों एक उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि कॉपर का जो धातु कर्म होता है तो उसमें भर्जित अयस्क को हम सिलिका और कोक के साथ मिलाकर के पूरे मिश्रण को बात्या भट्टी में प्रगलित करने के लिए हम डाल देते हैं। तो इस बात्या भट्टी में अभिक्रिया होती है जो इस तरीके से है बच्चों कि Cu2O प्लस FeS, इससे जो बनता है Cu2S प्लस FeO। और बच्चों यहाँ जो FeS है, अगर इस FeS को पुनः हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया इस तरीके से होती है कि 2FeS प्लस 3O2, यहाँ से बनता है 2FeO प्लस 2SO2। और बच्चों ये जो FeO है वो SiO2 के साथ मिलकर के FeSiO3 बनाता है जिसे हम धातुमल कहते हैं। तो बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया आप ठीक प्रकार से याद कर लेंगे। बच्चों इसी क्रम में एक और प्रश्न हम लेते हैं कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं या मिश्र धातु की परिभाषा कैसे हम लिखें। तो बच्चों मिश्र धातुएं वो धातुएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांग मिश्रण होती हैं, या हम बच्चों यूँ कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो समांग मिश्रण होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक धातुएं जब आपस में मिलती हैं
तो उनसे बनने वाला समान मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है बच्चों। और इस मिश्र धातुओं के जो लाभ हैं वो इस तरीके से हैं कि एक तो ये संक्षारित नहीं होते हैं, यानी संक्षारण प्रतिरोधी हैं, और दूसरा इनकी जो तनाव क्षमता है वो अधिक होती है। इनकी तनाव क्षमता अधिक होती है बच्चों। तो ये कुछ प्रश्न हमने आज समझे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को भली भांति अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनको ठीक प्रकार से आप याद कर लेंगे। बच्चों, विज्ञान का ये तीसरा पाठ चल रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा और रह गया है। मैं समझता हूँ कि कल आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, आप काम साथ ही साथ करते रहें, क्योंकि अगर काम आप साथ ही साथ रोज़ाना नहीं करेंगे तो ये काम आपका बहुत पीछे रह जाएगा, जिसे आगे करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, साथ ही साथ इसको आप उतारते भी रहें और याद भी करते रहें। ये बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बच्चों बहुत ही अति आवश्यक है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको भली भांति याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और साथ ही आप अपनी घर की सीमा रेखा में रहते हुए अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। नमस्कार बच्चों।